हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब आपका समय बहुत नज़दीक आ गया है परीक्षा का। आप लोग जितना भी तन मन धन लगा के पढ़ाई करना हो पढ़ाई कर लो, ठीक है, क्योंकि ये समय बहुत ही बहुमूल्य है आपका। अब अभी का जो ये समय है वो आपको कल के भरोसे टालने का समय नहीं है, वो आज में और अभी में करने का समय है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई इससे पहले जो आपने 10 महीने 11 महीने जो बिता दिए कि कल कर लेंगे पढ़ाई कर, अभी कर लेता, थोड़ा सा रील्स देख लेते हैं, तो वो सबसे दूर रहने का भी समय है, ठीक है। और हम आपकी जो ये काजल मैम है, ये जो आपके लिए हमेशा आपके पढ़ाई के लिए तत्पर रही है, आपके साथ है, आगे भी हम आपके साथ रहेंगे। हम आपसे वादा किए थे कि 500 क्वेश्चन आपका करवा देंगे और ये आपका ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपका 400 क्वेश्चन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ कहीं भी हो वहाँ से आप लोग देख रहे होंगे, आप अपना नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे और ये कहीं ना कहीं परीक्षा के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिस तरह से हम अपना तन मन आप लोगों को तन मन समर्पित कर चुके हैं, उसी तरह से आप लोग भी अपने पढ़ाई पे कर दो। एक है ना कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। तो प्यारे बच्चों, मेरा जो ये जीवन है आप लोगों के पढ़ाई के लिए, आप लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम आपको समर्पित कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी बात को देखते हुए हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। आपसे पूछ रहा है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, हिंदू वीमेन किनकी रचना है। तो ये किनकी रचना है, आपकी भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगर आप दूसरा वीडियो देखे होंगे तो उसमें भीमराव के बारे में, भीमराव अंबेडकर के बारे में हम बताए थे। उसमें इनकी ये जो रचना है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, इनके बारे में हम बताए थे उसमें, ठीक है। तो आप लोग इसको सही कर लेना। आगे हम लोग दूसरा देखते हैं। आगे नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा ने क्या लिखा है, साहित्य का इतिहास दर्शन। नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है साहित्य का इतिहास दर्शन, ये इनकी रचना है, साहित्य का इतिहास दर्शन, ठीक है। आगे इन्होंने मानदंड लिखा है, मानदंड लिखा है, ठीक है। संत परंपरा और इतिहास लिखा है, इन्होंने लिखा है संत परंपरा और इतिहास, ठीक है। किसने लिखा है, नलिन विलोचन शर्मा जी ने लिखा है। आगे है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या लिखा है, आलोक पर्वा लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आलोक पर्वा, इन पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। आपसे पूछता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को इनमें से किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो किस पर दिया गया था, आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है इनको, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, आलोक पर्व हो गया, ठीक है। उसके बाद है इनकी चारू चंद्र लेख, जो कई बार एग्जाम में पूछता है, चारू चंद्र लेख। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो इनकी रचना है। इनका रचना है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ये पूछा हुआ है, कितनी बार पूछा, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ठीक है, उद्भव और विकास। आगे है आपका एक क्वेश्चन और हो गया मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जी ने, तो इन्होंने मैक्स मूलर जी ने हितोपदेश का जर्मन भाषा में क्या किया था, अनुवाद करवाया था। हितोपदेश का जर्मन भाषा में, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया था, अनुवाद प्रकाशित करवाया था, अनुवाद प्रकाशित करवाया था, प्रकाशित करवाया किसने, मैक्स मूलर जी ने। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये है आपके सब और भी कवि का जो जिनका लिखा हुआ रचना है वो, ठीक है। तो आप लोग इसको देखते रहें, उम्मीद करते हैं आप लोग देख लिए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है। सेन साहब की
नई मोटर कार जो है वो किस रंग की है? आपसे पूछ रहा है काला रंग का है, नीला रंग का है, सफ़ेद रंग का है, काला रंग का है। तो वो किस रंग का है? काला रंग का है। ठीक है, काला रंग का है। आगे है आपका क्वेश्चन, मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? मैक्स मूलर के अनुसार कौन सा देश है जो सर्वाधिक सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो उनके दृष्टि में भारत है। ठीक है, आगे है, मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का द्योतक और अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? आपसे क्या होता है कि एक किसी चैप्टर से पंक्ति उठा के भी दे देता है और आपसे पूछता है कि ये निम्नलिखित में किस पाठ से, किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो क्या ये परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है? क्या ये अभिनव से लिया गया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है? शिक्षा और संस्कृति से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं सो, ये लिया गया है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं सो है से लिया गया है। ठीक है, ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन किसने लिखा है? रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। अभिनव किसने लिखा है? अभिनव किसने लिखा है? अशोक वाजपेयी लिखा है, अशोक वाजपेयी जी ने लिखा है। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी ने लिखा है, महात्मा गांधी ने लिखा है। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी जी ने लिखा है। आगे है आपका, मेंडलीफ किसकी रचना है? क्या अमरकांत की रचना है? अशोक वाजपेयी की रचना है? अशोक वाजपेयी की रचना है? रामविलास शर्मा की रचना है? गुणाकर मूले की रचना है? तो ये आपसे पूछ रहा है कि किसकी रचना है, तो ये है गुणाकर मूले जी की रचना। क्या? मेंडलीफ किसकी रचना है? गुणाकर मूले जी की। इनकी और भी है अक्षरों की कहानी, इनकी और भी रचना है अक्षरों की कहानी, अक्षरों की कहानी है। अंतरिक्ष यात्रा है, अक्षरों की कहानी है, अंतरिक्ष यात्रा है। उसके बाद है भारतीय लिपियों की कहानी भी है, भारतीय लिपियों की कहानी भी है, भारतीय लिपियों की कहानी। ठीक है, ये किनकी रचना है? तो गुणाकर मूले जी की रचना है, गुणाकर मूले जी की। आपसे पूछता है कभी कभी अमरकांत जी की रचना क्या है? तो जिंदगी और जो, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? तो अमरकांत जी की रचना है। उसके बाद है देश के लोग, देश के लोग है। मौत का नगर है, ये अमरकांत जी की रचना है। एक बच गया आपके अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी जी की रचना है कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं। किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी जी की रचना है। बहुरी अकेला थोड़ी सी जगह, इनकी रचना है बहुरी अकेला थोड़ी सी जगह। ठीक है, आगे है आपका, ये सब आप देख लिए होंगे। अब आपका बच गया रामविलास शर्मा। इन्होंने क्या लिखा है आपके पुस्तक में? परंपरा का मूल्यांकन लिखा है, परंपरा का मूल्यांकन लिखा है। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन लिखा है। भारत भाषा और समाज लिखा है, भाषा और समाज लिखा है, भाषा और समाज किसने लिखा है? तो रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। ठीक है, रामविलास शर्मा जी ने क्या लिखा है? आपकी क्या लिखा है? तो परंपरा का मूल्यांकन भाषा और समाज किसने लिखा है? तो रामविलास शर्मा। अशोक वाजपेयी क्या लिखे? कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला थोड़ी सी जगह लिखी है। अमरकांत जी ने लिखी जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर। उसके बाद अक्षरों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, भारतीय लिपियों की कहानी, ये सभी किसने लिखे हैं? तो गुणाकर मूले जी ने लिखे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,
आगे है क्वेश्चन नंबर 6। देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? आपसे लिपि पूछ रहा है, किस लिपि में है। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस लिपि में है। नंदी नागरी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे है लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार लिखा है? निबंध लेखन, कथा लेखन, नाट्य लेखन, इतिहास लेखन। किसके लिए इनको किसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो क्या निबंध लेखन के लिए, कथा लेखन के लिए, नाट्य लेखन के लिए, इतिहास लेखन के लिए? किस लिए मिला है इनको? तो किस लिए मिला है? तो कथा लेखन के लिए मिला है। ठीक है, किनको? अमरकांत जी को कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है बहादुर कैसा लड़का था? बदमाश था, शरारती था, हंसमुख और मेहनती था और कामचोर था। कैसा लड़का था? बहादुर कैसा लड़का था आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो बहादुर कैसा लड़का था? तो ये हंसमुख और मेहनती लड़का था। ठीक है, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकतावाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? देखो, शीर्षक पाठ से आपको एक पंक्ति देके आपसे पूछ लिया जाता है कि किसका है। क्या ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा का है, विष के दांत का है, मछली का है? किसका है? तो आप बताओ इसका सही आंसर। तो किसका है? ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा का नहीं है, विष के दांत का नहीं है, मछली का नहीं है। तो ये किसका हो जाएगा? आपको परंपरा का मूल्यांकन का हो जाएगा। ठीक है, जो किसने लिखा है? शर्मा जी ने, रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। ठीक है, आगे आप देख ले 10 नंबर क्वेश्चन। कौन आमलेट नहीं खाता था? आमलेट कौन नहीं खाता था? ये किस चैप्टर का है? तो ये है आपके जीत जीत मैं निरखत हूँ, जो किसने ये लिखे हैं? पंडित बिरजू महाराज जी का। और इसमें कौन आमलेट नहीं खाता आपसे पूछ रहा है। चाचा जी नहीं खाते, पंडित बिरजू महाराज नहीं खाते हैं, बाबू जी नहीं खाते हैं, शंभू महाराज नहीं खाते हैं। तो कौन नहीं खाते हैं? तो बिरजू महाराज जी क्या करते हैं? ये आमलेट नहीं खाते हैं। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज आमलेट नहीं खाते हैं। इनका जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म होता है बाबू आपको 1938 में होता है। जन्म कब होता है? 1938 में होता है, लखनऊ के जफरीन अस्पताल में। लखनऊ के जफरीन अस्पताल में होता है। लखनऊ के जफरीन अस्पताल में। पूछता है किस दिन हुआ था? दिन था शुक्रवार। दिन था शुक्रवार, सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे। और एक और चीज़ है, वो कब? तो वसंत पंचमी। वसंत पंचमी के एक दिन पहले। वसंत पंचमी के एक दिन पहले। बसंत पंचमी के एक दिन पहले इनका जन्म होता है। किनका? पंडित बिरजू महाराज का। ठीक है, इनका जन्म 1938 में होता है, लखनऊ के जफरीन अस्पताल में होता है। दिन शुक्रवार था, सुबह 8 बजे, वसंत पंचमी के एक दिन पहले। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? गिरजानंद वाजपेयी था, जगदानंद वाजपेयी था, परमानंद वाजपेयी था, अच्युतानंद वाजपेयी था। तो इनके पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी था। ठीक है, किनके पिता का नाम? तो अशोक वाजपेयी के पिता का नाम। विल्नव क्या है? फ्रांस का शहर है, फ्रांस का मस्जिद है, फ्रांस का मंदिर है, फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो ये क्या है आपका? फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। ठीक है, फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। आगे, लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुई? लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुई? माँ होती है, दीदी होती है, नानी होती है, चाची होती है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? दीदी जो है इनको देख के बहुत नाराज होती है, दीदी। आगे है आपका क्वेश्चन, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? जन्म पूछ रहा है लेखक यतीन्द्र मिश्र का।
यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1977 में। इनका जन्म 1977 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। अयोध्या उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। किनका? यतीन्द्र मिश्र का, ठीक है। आगे, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसी हुई? कैसे हुई? गिरजा देवी के संगीत से, शोभा गुरटू के संगीत से, जाकिर हुसैन के संगीत के, रसूलन बाई और वतुलन बाई के संगीत से। तो इनको किनसे होता है? रसूलन बाई और वतुलन बाई के संगीत से, ठीक है। रसूलन बाई और वतुलन बाई के संगीत से होता है, ठीक है। आगे है आपका, काशी किसकी पाठशाला है? आपसे पूछ रहा है काशी किसकी पाठशाला है? विद्या की है, संस्कृति की है, नाच का है, गाने का है? तो काशी जो है वो संस्कृति का पाठशाला है। काशी संस्कृति, और काशी से बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव रहा है, ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1870 में हुआ था, 1871 में हुआ था, 1869 में हुआ था, 1872 में हुआ था। तो इनका जन्म होता है 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ होता है? पोरबंदर, गुजरात में। पोरबंदर, गुजरात में इनका जन्म होता है, ठीक है। पोरबंदर, गुजरात में इनका जन्म होता है, ठीक है। और इनका जो जन्म दिवस होता है वो जन्म दिवस, वो अहिंसा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। अहिंसा दिवस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किनका? महात्मा गांधी का, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। पिता करमचंद गांधी थे। पिता करमचंद गांधी थे, ठीक है। आप देख लो, पिता करमचंद गांधी थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, राजा राम मोहन राय ने कहा था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो इनको महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा कह के पुकारा था। किसका विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था? पीटर ब्रूक का, जेन ऑस्टिन का, शार्लेट ब्रांटे का, अल्बर्ट कैमस का? किनका है? तो 19 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पीटर ब्रूक का, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन का। 20 नंबर है, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? किसे समझते थे सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज? अपनी दीदी को, अपनी अम्मा को, अपनी नानी को, अपनी चाची को? तो ये सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को समझते थे, ठीक है। अम्मा को समझते थे। 21 नंबर क्वेश्चन है, द का उच्चारण स्थान क्या है? आपसे पूछ रहा है द का उच्चारण स्थान। उच्चारण करके देखो तो क्या होता है? मूर्धा आता है, ओष्ठ आता है, दंत आता है, कंठ आता है, क्या होता है? इसका सही आंसर द। तो इसका क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा, ठीक है। याद रख लेना, दंत। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नी जोड़ छल, उसके बाद है आपका निस जोड़ छल, निस जोड़ ल, नि जोड़ छल। तो इसका सही आंसर बेटा हो जाएगा निह जोड़ छल। नि जोड़ छल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? आपसे शुद्ध शब्द पूछ रहा है। शुद्ध शब्द कौन है? आपके 4 ऑप्शन दिए हुए, बताओ तो इसका कमेंट में कि कितने, कौन सा ये इसमें शब्द शुद्ध है। शुद्ध पूछ रहा है तो बाकी 3 क्या होगा? अशुद्ध होगा, एक ही शुद्ध होगा। तो इसमें शुद्ध आपका हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध शब्द है। बाकी के सब क्या है? अशुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है, अशुद्ध है। मई शब्द कौन सा संज्ञा है? मई शब्द कौन सा संज्ञा है?
महीने के नाम में जो मई आता है वो कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा कहने से क्या 12 महीने में जितने भी महीना आता है, जनवरी फरवरी, सबका बोध हो जा रहा है? तो नहीं, तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। भाववाचक संज्ञा जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ क्या करते हैं? महसूस करते हैं। तो क्या मई को आप महसूस करते हो? नहीं, तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं हो जाएगा। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो क्या है? महीनों में एक महीना है जिनका प्रॉपर नाम क्या है? मई है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा भी ये नहीं होगा। ठीक है, इसका सही आपका है अपराध शब्द कौन लिंग है? अपराध शब्द कौन लिंग है आपसे पूछ रहा है। अपराध कौन सा लिंग है? ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। 25 में तो ये क्या हो जाएगा? आपका पुल्लिंग हो जाएगा अपराध। कर्पूर शब्द क्या है आपसे पूछ रहा है? तद्भव है, देशज है, तत्सम है या विदेशज है? ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज क्या है? कर्पूर शब्द तद्भव है, देशज है, तत्सम है या विदेशज है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? ये तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। ठीक है। 27 में श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्यामी, श्यामिनी, श्यामलिनी, श्यामा। तो इसका क्या हो जाएगा? तो श्यामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्यामा हो जाएगा। इसका स्त्रीलिंग रूप श्यामा हो जाएगा। ठीक है, इसका स्त्रीलिंग रूप श्यामा हो जाएगा। वो कहते हैं ना बेटा, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं हैं, और उस शख्स को भला कौन हरा सकता है जिन्होंने चलना ही ठोकरों से सीखा है। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं दयाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? अधिकरण कारक है, संबंध कारक है, अपादान कारक है, अपादान कारक है या संप्रदान कारक है? 28 नंबर क्वेश्चन में तो ये कौन सा कारक आपसे पूछ रहा है? देखो, जितना भी हम लोग टेस्ट ये सीरीज किए हैं, सभी में व्याकरण के इन सभी पार्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे है, यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? आपसे विशेषण पूछ रहा है कि किस विशेषण का उदाहरण है। ये गुणवाचक है, सर्वनामिक है, संख्यावाचक है, परिणाम बोधक है। यह कलम किसकी है? यह कलम किसकी है? गुणवाचक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या परिणाम बोधक है? तो ये सर्वनामिक विशेषण है। मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इनमें से कोई नहीं। 30 का आंसर आप बताओ कि किसका उदाहरण है? मैंने खाना खा लिया। खा लिया यानी कि मैं खा चुका हूँ खाना, खा रहा हूँ नहीं हूँ, या खाऊंगा ये नहीं है। ठीक है, तो मैंने खाना खा लिया, ये भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, भूतकाल का उदाहरण है आपका। ठीक है, किसका उदाहरण है? भूतकाल का उदाहरण है। पुष्प शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। पुष्प बताए थे किसका? ये तत्सम है या तद्भव है? जल्दी बताओ इसका सही आंसर। तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशज है? पुष्प का। तो पुष्प बेटा क्या है आपका? एक तत्सम शब्द है। ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप जो होता है वो होता है फूल। ठीक है, ये तत्सम शब्द है पुष्प। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है, क्या कहलाते हैं? आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कहलाते हैं? रूढ़ कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका योग रूढ़ कहलाएगा। ये आपका योग रूढ़ कहलाएगा। ठीक है,
33 पराजय शब्द में उपसर्ग है, पराजय शब्द में उपसर्ग है, पर है, पराज है, उसके बाद परा है, क्या है, जय, और जय का विपरीत क्या होता है, पराजय। इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, उपसर्ग जो शब्द के पहले लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो देखो पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है, प उपसर्ग है क्या, पर है क्या, पराज है क्या, परा है क्या। 33 नंबर क्वेश्चन में तो जय एक शब्द है और इसमें परा लग गया जिसका अर्थ क्या होता है, हार, ठीक है, तो परा उपसर्ग है पराजय में, ठीक है। त्यागी शब्द में प्रत्यय है, त्यागी शब्द में प्रत्यय है, ई प्रत्यय आपका ई गी कौन सा प्रत्यय है, देखो तो अब ये इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, सॉरी तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ई। अगर ये वाला अगर ऑप्शन रखते तो इसका ये क्या हो जाता, त्यागी हो जाता, जो कि क्या है, गलत है। त्या शब्द के इसमें प्रत्यय गी अगर रहता तो भी गलत है, ये भी गी गलत है, इसका सही हो जाएगा ई, ठीक है, बड़ी ई, दीर्घ ई जिसे बोलते हैं। चाचा शब्द का विशेषण, चाचा शब्द का विशेषण चाची होगा, चचेरा होगा, चाचे या चाचू होंगे। ये बिगड़ा हुआ शब्द है चाचू, जिसको हम लोग आम बोल चाल में इसको क्या किए, बिगाड़ दिए हैं, चाचू बोलते चाचू चाचा को। तो चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा, चाची होगा, चचेरा होगा या चाचे होंगे या चाचू क्या होंगे 25 में। तो चाचा का विशेषण शब्द आपका चचेरा हो जाएगा, ठीक है। शूलपानी शब्द कौन सा समास है, शूलपानी शब्द में कौन सा समास है आपसे पूछ रहा है। द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है। तो देखो द्विगु, अब हम इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग छांटेंगे कैसे। द्विगु समास संख्या लगा होता है, शूल क्या संख्या है, नहीं, द्वंद्व में क्या होता है, और छुपा रहता है बोलने, जब हम बोलते हैं बीच में हाइफन लगे होते हैं जिसको योजक चिन्ह कहते हैं, वो छुपे होते हैं, तो ये भी नहीं है। बहुब्रीहि समास है और एक अव्ययी भाव समास है। तो देखते हैं किसका क्या होता है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, बहुब्रीहि समास हो जाएंगे, ठीक है, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव नहीं होगा। 37 में निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। राम ने पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, राम पुस्तक खरीदा, इनमें से कोई नहीं। शुद्ध वाक्य आपसे पूछ रहा है, क्या होगा 37 में शुद्ध वाक्य आपसे पूछ रहा है। तो राम ने पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी नहीं होगा, राम पुस्तक खरीदा ये भी गलत है, ये तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राम ने पुस्तक खरीदा, सही आंसर हो जाएगा 37 का। आगे है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण, द्रव्य होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए द्रव्य। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण, पत्थर द्रव्यवाचक संज्ञा है क्या, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है, गांव द्रव्यवाचक संज्ञा है, शहर द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा दूध है, इसको हम लोग नापते हैं लीटर में। उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है, किस वाक्य का उदाहरण है। 39 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, किस वाक्य का उदाहरण 39 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि उसने अपना घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है। क्या ये सरल वाक्य है, क्या ये मिश्र वाक्य है, क्या ये संयुक्त वाक्य है, क्या ये इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका सरल वाक्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा सरल वाक्य, मिश्र वाक्य नहीं है, ठीक है। उसने अपना घर खरीदा सरल वाक्य है। सजीव शब्द का विलोम क्या होगा, सजीव जिसमें सांसें होते हैं, चलते हैं, अपना दैनिक क्रियाक्रम स्वयं करते हैं। तो सजीव का क्या हो जाएगा, निर्जीव, जो इसके ठीक विपरीत होते हैं। निर्गुण का क्या हो जाएगा, सगुण।
निर्गुण यानी कि बिना गुण का, सगुण गुणों के साथ। निष्काम का क्या हो जाएगा? सकाम, सकाम। उसके बाद आपका निराकार, निराकार का क्या हो जाएगा? आकार, आकार, निराकार, जिसमें कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, कुछ लोग आकार अवतार को मानते हैं, कुछ लोग निराकार स्वरूप को अपनाते हैं, उनके लिए भगवान का कोई आकार नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान के आकार होते हैं, अवतार होते हैं वो, और कुछ लोग जो निराकार भक्ति के होते हैं या निर्गुण भक्ति के होते हैं, उनके लिए सत्य को पाना, सत्य मार्गदर्शन ही एक मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है सजीव का निर्जीव, निर्गुण का सगुण, निष्काम का सकाम, निराकार का आकार हो जाएगा। ठीक है, आगे है 41 नंबर। जपूजी किसकी रचना है? रसखान की है, घनानंद की है, गुरु नानक की है, प्रेम घन की है। किसकी रचना है? जपूजी। आपसे पूछ रहा है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ये है, किसकी रचना है? जपूजी। इससे पहले हम बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में कि जपूजी किसकी रचना है। अगर आप लोग सभी वीडियो को अगर देख लेते हो तो सही में आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर से बेहतरीन चला जाएगा। अगर आप अब तक आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी तो बेहतरीन यानी कि अच्छा खासा, परीक्षा के बाद जब परिणाम घोषित किया जाएगा तो आप खुश हो जाएगा, आपका दिल गदगद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये सब चीज़ देख ले रहे हो, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आएगा बाबू? किताब से ही क्वेश्चन आएगा, किताब से बाहर से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और ये हम आपको करवा ही दे रहे हैं, जो भी किताब के जो भी प्रश्न बनने वाले संभावित प्रश्न है वो सभी हम करवा ही रहे हैं, तो कैसे नहीं क्वेश्चन बनेगा? बन ही जाएगा। जपूजी किसकी रचना है? रसखान की है, घनानंद की है, गुरु नानक की है, प्रेम घन की है। तो जपूजी 41 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा, ये गुरु नानक की रचना है जपूजी। 42 नंबर में जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। किस कविता की पंक्ति है? ये किस कविता की पंक्ति है बताओ? क्या ये प्रेमयनी श्री राधिका के करील के कुंजन उपरी ऊपरवारी, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, स्वदेशी किसका है? बताओ, जल्दी बताओ। तो ये आपके हो जाएंगे राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना या जन्म क्या है? व्यर्थ है, व्यर्थ है। 43 नंबर क्वेश्चन। रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं? आपसे पूछ रहा है ये किस प्रकार की रचना है? क्या ये धार्मिक है, भक्ति परक है, कारुणिक है, प्रेम निरूपण संबंधी है? क्या है ये? 43 में आपसे पूछ रहा है, तो ये है आपके प्रेम निरूपण संबंधी प्रेम वाटिका। आगे है, इनमें से कौन किनका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? घनानंद का, प्रेम घन का, गुरु नानक का, या इनमें से किसी नहीं? 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, तो ये किनका है? आप अगर घनानंद पढ़े होंगे तो वहाँ पे अत्यंत प्रसिद्ध है घनाक्ष सवैया और घनाक्षरी, वो किनका है? तो घनानंद का है। एक पंक्ति में लिखी हुई है। रसिक समाज की स्थापना किसने की? घनानंद ने की, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने किया, सुमित्रानंदन पंत ने किया, जीवनानंद दास जी ने किया। अगर आपको सिर्फ प्रेम घन भी दिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होना कि प्रेम घन दे दिया है, ये कौन से कवि है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञ, इतना बड़ा नाम नहीं लिख पाता है, अक्सर अज्ञे जी दे दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो रसिक समाज की स्थापना किसने की? रसिक समाज की स्थापना घनानंद ने किया, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने किया, सुमित्रानंदन पंत ने किया, या जीवनानंद दास जी ने किया। तो किन्होंने, किसने किया है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने किया है। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने कब किया है रसिक समाज की स्थापना? 1874 में। कहाँ? तो मिर्ज़ापुर में किया है। कहाँ? मिर्ज़ापुर में किया है रसिक समाज की स्थापना। ठीक है, रसिक समाज की स्थापना। 46 नंबर, वीणा किनकी रचना है? कुंवर नारायण की, अनामिका की, सुमित्रानंदन पंत की, रामधारी सिंह दिनकर की। किनकी रचना है वीणा?
तो ये किनकी रचना है? आपकी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अनामिका जी ने क्या लिखा था? अक्षर ज्ञान लिखा था। रामधारी सिंह दिनकर जी ने जनतंत्र का जन्म लिखा है। जनतंत्र का जन्म। कुंवर नारायण जी ने क्या लिखा है? एक वृक्ष की हत्या। ठीक है। वीणा किसने लिखा है? तो आपके सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। आगे है आपका, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब होता है? 12 नवंबर 1907 को, 14 जुलाई 1905 को, 12 अक्टूबर 1906 को, 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। कब हुआ है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म? तो इनका जन्म होता है 23 सितंबर 1908 को। कहाँ? सिमरिया बेगूसराय में। सिमरिया बेगूसराय जो कि कहाँ है? आपके बिहार में है। सिमरिया बेगूसराय जो कि बिहार में ही है। ठीक है। इनके पिता का नाम रवि सिंह था। पिता का नाम रवि सिंह था। किनके? रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का नाम रवि सिंह था। ठीक है, आप लोग देख लो। आपसे पूछता है ये कैसे कवि थे? तो ये राष्ट्रवादी और वीर रस के कवि है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, पूछा है आपसे क्वेश्चन में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। 48 अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? अपने सामने कुंवर नारायण की है या वीरेंद्र डंगवाल की है या जीवनानंद दास जी की है या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। देखो यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। आपको सिर्फ अज्ञ भी दिया जा सकता है और अक्सर ही रहता है अज्ञ। ठीक है, यहाँ पे अज्ञ थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। तो किनकी रचना है ये? अपने सामने। 48 नंबर क्वेश्चन में तो ये हो जाएगा कुंवर नारायण जी की रचना है। ठीक है। जीवनानंद दास जी ने क्या लिखा है? लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा फिर। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ जी ने क्या लिखा है? हिरोशिमा। हिरोशिमा ये लिखा है। ठीक है। वीरेंद्र डंगवाल जी ने हमारी नींद लिखा है। हमारी नींद लिखा है। ठीक है। 49 में बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? क्या आंगन में, घर के दरवाजे पर, खेत में, बांध पर? कहाँ मिलता था बूढ़ा चौकीदार वृक्ष? घर के दरवाजे पर, खेत में, बांध पर। तो ये कहाँ मिलता था? आपके घर के दरवाजे पर। घर के दरवाजे पर बूढ़ा चौकीदार वृक्ष मिलता था। ठीक है। आगे, तुर्की के महाकवि हकीमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र डंगवाल ने किस रूप में किया है? क्या बीजाक्षर में किया है, वनलता सेन में किया है, पहल पुस्तिका में किया है या झड़ा पालक में किया है? इसका सही आंसर 50 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा पहल पुस्तिका में इन्होंने क्या किया है? किसका? तो तुर्की के महाकवि हकीमत की कविताओं का अनुवाद किसने? तो वीरेंद्र डंगवाल जी ने पहल पुस्तिका में किया है। ठीक है। आगे हम लोग देखते 51 नंबर क्वेश्चन। रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? क्या जिनिया था, कीम था, मार्टिन था, सोफिया था? तो इनके माता का क्या नाम था? रेनर मारिया रिल्के के माता का नाम सोफिया था। माता का नाम पूछ रहा है, माता का नाम सोफिया था। ठीक है। और पिता कौन थे रेनर जी के? पिता जोसेफ रिल्के। इनके पिता थे जोसेफ रिल्के। इनके पिता थे। अक्सर माता का पूछा जाता है। सोफिया किनके माता थे? तो रेनर मारिया रिल्के के माता थे सोफिया, पिता जोसेफ रिल्के थे। इन्होंने क्या लिखा है? तो मेरे बिना तुम प्रभु। इन्होंने लिखा है मेरे बिना तुम प्रभु। ठीक है। आप लोग इसको
ध्यान दे लेना। किनकी आरंभिक काव्य प्राकृतिक और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। काव्य पूछ रहा है आपसे कि किनकी काव्य जो है वो प्राकृतिक और सौंदर्य से घिरा हुआ होता है, प्राकृतिक और सौंदर्य का वर्णन उसमें भरपूर होता है। ठीक है, तो किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है, रसखान का है, गुरु नानक का है, घनानंद का है। 52 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, तो ये किनका है? सुमित्रानंदन पंत जी का ही है। सुमित्रानंदन पंत जी के प्राकृतिक और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से अपनी कविताओं को परिपूर्ण करते हैं। ठीक है, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सा वस्तु दिखाई नहीं देता है? आज कौन सा वस्तु जो है वो भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि वो मतलब छूटी जा रही है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। तो क्या बेरोजगारी है? बेरोजगारी तो खैर है ही, भारतीयता है, अंग्रेजी भाषा है, उर्दू भाषा है, तो अंग्रेजी ये सभी। लेकिन इस कविता के अनुसार इसका सही आंसर क्या होगा? किनके अनुसार? तो प्रेमघन के अनुसार भारतीयता जो कि क्या है, भारत में आज दिखाई नहीं दे रहा है कवि प्रेमघन के अनुसार, तो वो क्या है? आपकी भारतीयता है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? कर्म, रिश्ते, नाते, जन्म और जीवन, परिवार क्या व्यर्थ है? किनके अनुसार? कवि गुरु नानक के अनुसार। इन्होंने ही लिखा है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं मानत। किन्होंने लिखा है? गुरु नानक ने। तो इनके अनुसार जन्म और जीवन क्या है? व्यर्थ है। अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना जन्म और जीवन क्या है? व्यर्थ है। ठीक है, उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के, सुमित्रानंदन पंत के, रामधारी सिंह दिनकर की, वीरेन डंगवाल की, किनकी रचना है आपसे पूछ रहा है। देखो बाबू, आपसे कवि परिचय से कितना ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है। जितना भी हम लोग सेट किए हैं सब में कहीं ना कहीं मतलब 50% क्वेश्चन जो है वो कवि परिचय से ही है। 2-4 क्वेश्चन है जो पंक्ति से दे दिया जाता है और पूछता है कि ये किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, पूछता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछा गया तो कवि परिचय से पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, और एग्जाम में भी ये चीज़ देखा गया है। उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के, सुमित्रानंदन पंत के, रामधारी सिंह दिनकर की, वीरेन डंगवाल की। 55 नंबर क्वेश्चन में है, तो ये किनका हो जाएगा आपका? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का उत्तर प्रियदर्शी है। ठीक है, जनता की रोके राह होगा यहाँ पे। समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है या फिर किस कविता से जुड़ाव है, लिया गया है? क्या स्वदेशी से है, जनतंत्र का जन्म से है, भारत माता से है, हिरोशिमा से है? 56 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, तो ये किससे हो जाएगा आपका? जनतंत्र का जन्म से हो जाएगा। जो किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। ठीक है, 57 नंबर में कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 1926 में, 1925 में, 1927 में, 1928 में। कुंवर नारायण जी का जन्म आपसे पूछ रहा है, तो कुंवर नारायण जी का जन्म आपको 1926 में हुआ है क्या? नहीं। 1925 में हुआ है क्या? नहीं। 1927 में इनका जन्म हुआ है, 1928 में भी नहीं हुआ है। ठीक है, आगे 58, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? अक्सर ये पूछा गया है एग्जाम में। हमारी नींद कविता में किसकी जीवन क्रम पूरा हुआ है? चिड़िया का? नहीं। पौधा का? नहीं। मधुमक्खी का? नहीं। किसका? तो मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ है। हमारी नींद लिखा किसने है? तो वीरेन डंगवाल जी ने लिखा है। किसने लिखा है? वीरेन डंगवाल जी ने लिखा है। हम बार बार लिख दे रहे हैं राइटर का नाम। ठीक है, बार बार लिख दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज भी अगर होने वाले हो तो ना हो, आपको याद रहे कि मैम क्लास में बताई थी। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य है क्या? लोकायतन है, पल्लव है, उच्छ्वास है, वीणा है। तो अंतिम काव्य कौन है आपसे पूछता है। देखो, अगर आप ये सभी क्वेश्चन को तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपका कवि परिचय अच्छे से कंप्लीट नहीं है। ठीक है,
तो ज़रूरत क्या है हमें कवि परिचय रिवाइज करने का। अब बहुत ज़्यादा, अब जितना आप पढ़ लिए उसका बहुत बारीकी से मतलब रिवीजन करते जाओ, रिवीजन करते जाओ। और कहते हैं ना कभी कभी कि रिवीजन करने से डिवीजन बदल जाता है, तो आप लोग भी रिवीजन करो और अपने डिवीजन में परिवर्तन ले आओ, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है? लोकायतन है, पल्लव है, उच्छ्वास है, वीणा है। 59 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? लोकायतन। मानव का रचा हुआ सूरज, मानव का रचना या रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। सही कर लेना, थोड़ा वो टाइपिंग मिस्टेक तो होती रहती है। यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? हमारी नींद से है, हिरोशिमा से है, अक्षर ज्ञान से है, या भारत माता से है? किससे है? हमारी नींद, आपसे पूछ रहा है, हमारी नींद होगा, नींद। हिरोशिमा, अक्षर ज्ञान, भारत माता, किससे है बाबू? आपके हिरोशिमा से है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, हिरोशिमा का है। जो किसने लिखा है? अज्ञेय जी ने लिखा है। पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, ठीक है। आगे, जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द, आपसे अनेक शब्द के लिए एक शब्द भी पूछ रहा है। जो पुरुष कविता रचता है, क्या वो अभिनेता कहलाता है? कविता रचने वाला, क्या वो अभिनेता कहलाता है? क्या वो लेखक होता है, कवि होता है, पत्रकार होता है? जो पुरुष कविता रचता है वो क्या कहलाता है? 61 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके कवि कहलाते हैं। जो पुरुष कवि कहलाते हैं, ठीक है। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है प्रतिकूल कार्य, चैन मिलना, कसर न छोड़ना, बराबर मानना। एक आंख से देखना क्या होगा? तो इसका हो जाएगा बराबर मानना, ठीक है। यरलव क्या है? यरलव क्या है? उसमें व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, इनमें से कोई नहीं। ये पिछले वाले सीरीज में भी मैंने आपको बताया था। उसमें व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, या इनमें से कोई नहीं। 63 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन। यशोधरा का संधि विच्छेद, यशा जोड़ धरा, यशोद जोड़ रा, यशो जोड़ धरा, या फिर य जोड़ सो धरा, क्या होगा इसका सही आंसर? यशोधरा का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है, 64 नंबर क्वेश्चन में है। तो क्या हो जाएगा इसका बाबू? यशः जोड़ धरा, यशोध जोड़ रा नहीं होगा, यशो जोड़ धरा नहीं होगा, य जोड़ सोधरा नहीं होगा। इसका सही हो जाएगा यशः जोड़ धरा। सॉरी। हरि शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, या भाववाचक है? हरि हम लोग विष्णु या कृष्ण के लिए उपयोग करते हैं। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, या फिर भाववाचक है? तो बताओ भाववाचक संज्ञा क्या होता है? क्या हरि कहने से भाव परिवर्तित हो, भाव का उच्चारण होता है? क्या हम भाव को सोचते हैं क्या हरि कहने से? जातिवाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, या समूहवाचक संज्ञा होगा? क्या होगा? तो हरि कहने से, ये हरि जो है वो विष्णु जी को हम हरि कहते हैं, या विष्णु या कृष्ण जी के लिए हम उपयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, ठीक है। रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, विशेषण पदबंध है, या क्रिया पदबंध है? ये इस तरह के क्वेश्चन आपको पीछे वाले वीडियो में भी हम करवाए थे। तो 66 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा आपका, ठीक है। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? आपसे शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। यहाँ राजा होना चाहिए, कोई नहीं, सही कर लेना। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। राजा दशरथ को 3 रानियां थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी,
राजा दशरथ की 3 रानियां थी। देखो अब इसमें राजा दशरथ की 3 रानियां थी हो जाएगा, इस सब और समय थी है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। देखो यहाँ पे क्या है, अनुस्वार है, थी है, इस सब में थी था, इसमें थी है। ठीक है। सबधन किस विशेषण का उदाहरण है? परिणाम बोधक है, सर्वनामिक है, गुणवाचक है या संख्यावाचक है? 68 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका परिणाम बोधक, ये हो जाएगा आपको परिणाम बोधक। शब्दन किस विशेषण का उदाहरण है? परिणाम बोधक, सर्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक। तो आपका ये हो जाएगा बाबू परिणाम बोधक। ठीक है। गोमल शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है। गौमल जिसको बोलते हैं, तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशज है? क्या है बताओगे इसका आंसर? तो जो गाय का मल होता है, गाय का जो मल होता है या जिसको गाय गोबर जिसको बोलते हैं, गाय का गोबर, उसको गोमल बोलते हैं। मल का मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो वही। और ये क्या है? तद्भव है? नहीं। ये क्या है? तत्सम रूप है। देशज है? नहीं। विदेशज है? नहीं। तद्भव नहीं है। ये क्या है? तो तत्सम रूप है आपका। उपकार शब्द में उपसर्ग है, उ है, छोटी उ है, बड़ी उ है, उप है या उप है? क्या है इसका? ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? 70 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा बाबू? इसका उप हो जाएगा सही आंसर। आगे है, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। सर्प शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय पूछ रहा है आपसे। क्या अ है, प है, पम है या प? तो देखो आप जोर करके देखना, ये तो पहले नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। प सर होगा क्या? नहीं होगा। सर जो प शब्द में प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर हो क्या जाएगा? आपका अ हो जाएगा। ठीक है। अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमानी होगा, अपमानित होगा या अपमानु होगा या अपमानिन होगा? क्या होगा? तो अपमानित हो जाएगा। अपमान, अपमानित, इसका विशेषण रूप हो जाएगा अपमान का। सभापति शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है? क्या है? सभापति में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा समास है, तो सभापति क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है। नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? सर्वनाम पदबंध है, विशेषण पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है या क्रिया पदबंध? 2 बार सर्वनाम पदबंध हो गया है, तो एक और एक रहना चाहिए बाबू। इसका आंसर संज्ञा पदबंध। क्या रहना चाहिए? एक संज्ञा पदबंध। ये 2 कर दिया है, ये होना चाहिए था आपका संज्ञा पदबंध। पहला ऑप्शन संज्ञा पदबंध। सॉरी, संज्ञा पदबंध। तो क्या होगा इसका सही आंसर बाबू? ये विशेषण पदबंध नहीं है, सर्वनाम पदबंध नहीं है, क्रिया पदबंध नहीं है, ये है आपका संज्ञा पदबंध। सही कर लेना आप लोग भी। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर इनमें से कोई नहीं? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर?
76 नंबर क्वेश्चन में है। तो ये क्या होगा, मिश्र वाक्य। जो छात्र परिश्रम कहेगा, दूसरा जो है वो क्या है, पहले पर आश्रित है, और जो ऐसे आश्रित होते हैं वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है। 77 आकाश शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है आपसे। आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अद्भुत होगा, अतुल होगा, अनूठा होगा, नभ होगा। तो नभ हो जाएगा आकाश का पर्यायवाची। क्या होता है, गगन होता है, आसमान होता है। अद्भुत का क्या होता है, अनोखा, अद्भुत, अनोखा, और एक है अनूठा। अतुल का क्या हो जाएगा, अनुपम, इसका पर्यायवाची रूप हो जाएगा। ठीक है। अद्भुत, अनूठा, ये किसका हो जाएगा, अनूठा, अद्भुत का ही हो जाएगा। ठीक है। आपसे पूछा है आकाश शब्द का, तो नभ, गगन, आसमान, ये सब आकाश का पर्यायवाची है। अंधकार शब्द का विलोम क्या होगा, अंधकार शब्द का विलोम आपसे पूछ रहा है। अंधकार का प्रकाश होता है, अंतरंग का बहिरंग हो जाएगा, अंतरंग बहिरंग हो जाएगा। आविर्भाव का आपका क्या हो जाएगा 78 में, तिरोभाव। अगम का क्या हो जाएगा आपका सुगम। ठीक है। शिव का उपासक के लिए एक शब्द, जो शिव की उपासना करता हो, शिव का उपासक क्या कहलाता है आपका, शिवक कहलाता है, शैव कहलाता है, शिवम कहलाता है, शिवन कहलाता है। ये नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा शैव। शिव का उपासक शैव कहलाता है। घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, लज्जित होना। क्यों हम घी के दिए जलाएंगे, जब अपार खुशी होती है, जब हम किसी चीज़ के लिए अपार खुशी, जहाँ पे हमें उम्मीद नहीं होती है और उम्मीद से बढ़कर जब चीज़ें मिल जाती है, उम्मीद से बढ़कर जब हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके लिए कहा गया है घी के दिए जलाना। तो क्या लज्जित होना, नहीं, लज्जित होना होगा क्या, नहीं होगा, इसका सही आंसर। तो लज्जित होना नहीं होगा, बेफिक्र होना होगा नहीं। अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता हो जाएगा, प्रसन्नता नहीं, प्रसन्नता हो जाएगा। खूब याद रखना। नहीं, क्या है कि जहाँ पे हम उम्मीद से बढ़ के चीज़ें हमें मिल गई है, प्राप्त हो गई है। घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। सोना, जो कि क्या है धातु, वो जो हम सोते सोना जगना वाला नहीं, सोना तो धातु है। का लिंग कौन सा लिंग है, आपसे लिंग पूछ रहा है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा। तो सोना क्या हो जाएगा आपका, ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा सोना। उभयलिंग नहीं होगा, स्त्रीलिंग नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्या हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। घड़ी शब्द कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा है, क्या है घड़ी शब्द। देखो घड़ी पूछ रहा है, कोई ब्रांड नहीं है। ब्रांड रहता तो ये क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन सीधे घड़ी कह रहा है जो टाइम बताता है, तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। घड़ी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, जो बड़े होते हैं। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग जेठिन, जेठाइन, जेठानी, जेठनानी, क्या हो जाएगा इसका सही स्त्रीलिंग रूप। तो जेठानी, जेठ का जेठानी हो जाएगा इस सही स्त्रीलिंग रूप। आगे है बखूबी शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है। बखूबी में कौन सा समास है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ कमेंट करके। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, तो क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा।
आगे रमेश आ रहा है किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का है, भविष्य काल का है, वर्तमान काल का है, या कोई नहीं। रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? 85 नंबर में आपसे पूछ रहा है। आ रहा होगा, अभी आया नहीं है या आ गया नहीं है, तो ये आ रहा होगा भविष्यत काल का उदाहरण है। ठीक है। मगम्मा को किससे विवाद था? बेटा से, पति से, बहू से, माँ से, किससे विवाद था मगम्मा को? तो मगम्मा को किससे विवाद था आप लोग बताना जरा। बेटा से, पति से, बहू से, माँ से, तो इनको विवाद था बहू से। ठीक है। किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? लक्ष्मी को नींद किस चिंता से नहीं आती थी? क्या भूसुखा की चिंता से, भूकंप की चिंता से, बीमारी की चिंता से, बाढ़ की चिंता से इनको लक्ष्मी को नींद नहीं आ रही थी। ठीक है। सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था? 1928 में, 1927 में, 1929 में, 1926 में। इनका जन्म कब होता है आपसे पूछ रहा है। तो इनका जन्म होता है 1929 में। ठीक है। ये क्या है? एक प्रसिद्ध उड़िया लेखक है, एक प्रसिद्ध उड़िया लेखक है। एक प्रसिद्ध उड़िया लेखक है। माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिखकर कहाँ काम में लगे हुए थे? पढ़ लिखकर गांव में, पहाड़ में, खदान में, शहर में, कहाँ थे? 89 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये गांव में नहीं होंगे, पहाड़ पे नहीं, खादान में नहीं, उसके बाद शहर में इसका सही आंसर हो जाएगा। मंगू कितने वर्ष की है? 12, 13, 14 या फिर 15 वर्ष की है? आपसे पूछ रहा है मंगू कितने वर्ष की थी? तो ये बाबू आपके 12 वर्ष की थी मंगू। मदुरै पांडे लोगों की दूसरी राजधानी है। यह कहाँ लिखा हुआ है आपका? ये कहाँ लिखा हुआ है? ये ऑप्शन नंबर कर्णवृत्त, तोलीर सालय में, काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में, करेलना के स्नेबक कूप में, काला पानी में। क्या हो जाएगा 91 का सही आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। कर्णवृत्त तोलीर साले में नहीं होगा, करेलना सेनबकप्पू में नहीं होगा, काला पानी में इसका आंसर नहीं होगा। हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 20। ठीक है। हम लोग चल रहे हैं इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन पे, और आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहना बाबू, क्योंकि फिर से हम एक ही चीज़ कहेंगे कि अब आपके पास वो समय नहीं बचा हुआ है जो आप कल के भरोसे पढ़ाई करो। आज में और अभी में जीने का समय है, अभी में पढ़ने का समय है। वो कहते हैं ना, या तो पूरी होंगी नींदें या पूरे होंगे सपने, या तो रूठेगी ये दुनिया या खुश होंगे अपने। तो आप लोग सोच लो कि आप लोग को किसको खुश करना है। वली अम्माल की लड़की का क्या नाम था? सापातिन, यापाती, पापाती, नापाती। क्या है इसका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी, पापाती इनके लड़की का नाम है। ठीक है। वली अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? देखो अंदर से भी प्रश्न पूछ दे रहे हैं 2-4। काले रंग की, नीले रंग की, पीले रंग की, हरे रंग की। 93 में आपसे पूछ रहे हैं काले रंग की, नीले रंग की, पीले रंग की। आप बताओगे इसका सही आंसर? तो पीले रंग की। ठीक है। सीता क्या देकर रुआंसी हो गई? सफेद ओढ़ना, गुलाबी ओढ़ना, बैंगनी ओढ़ना, काला ओढ़ना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सफेद ओढ़ना नहीं, गुलाबी ओढ़ना नहीं, बैंगनी ओढ़ना नहीं, काला ओढ़ना देख के। ठीक है। नारायण की पत्नी का क्या नाम था? भवरी, पुष्पा, राधा, विमला। क्या था इनके पत्नी का नाम?
देखो, पति पत्नी, जन्म, मृत्यु, लेखनी, सबसे क्वेश्चन आ रहा है। इवन किताब में जो पंक्ति लिखी हुई है वो भी किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, ये भी पूछा गया है। तो आप लोग अवश्य सभी चैप्टर को बड़े बारीकी से अध्ययन जरूर करना। नारायण की पत्नी का क्या नाम था? 95 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो भवरी था, पुष्पा था, राधा था, विमला था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वंबड़ी। हेड नर्स का नाम क्या था? हेड नर्स का नाम क्या था आपसे पूछ रहा है। जिमी था, मीरान था, नसरीन था, मिली था, क्या था इनका नाम हेड नर्स का? तो नाम क्या था? मिरांडा। वेदना कितनी क्रूरता से खींच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुई? पुत्री को, बहन को, पुत्र को, रिश्तेदार को। वेदना कितनी क्रूरता से खींच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ? पुत्री को हुआ, बहन को हुआ, पुत्र को हुआ या रिश्तेदार को हुआ था? 97 में पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपको पुत्र को हुआ था, बहन को नहीं, पुत्री को नहीं, रिश्तेदार को नहीं। हम लोग इस सीरीज के अंतिम से अंतिम प्रश्न पे चल रहे हैं। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए, यानी कि देखते देखते लोगों की संख्या अधिकतम होने लगी। 400 के करीब, 300 के करीब, 100 के करीब, 200 के करीब। 98 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 200 के करीब लोग खचाखच भर गए। ठीक है। श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? अंग्रेजी के, हिंदी के, उर्दू के, कन्नड़ के? श्रीनिवास किसके साहित्यकार है? अंग्रेजी के, हिंदी के, उर्दू के, कन्नड़ के? तो ये हैं बाबू आपके कन्नड़ के। उर्दू के नहीं है, हिंदी के नहीं है, अंग्रेजी के नहीं है। आप लोग का अब हम चल रहे हैं सबसे अंतिम प्रश्न। अच्युत किसका बेटा था? लक्ष्मी का, गुणनिधि का, सरपंच का, पुजारी का? तो ये किनका बेटा था? तो लक्ष्मी का बेटा था। ठीक है, ये लक्ष्मी का बेटा था। कौन? तो अच्युत। हम लोग कर लिए एक सीरीज कंप्लीट, 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और वो अंत भला तो सब भला। अब हमने तो अपना काम कर लिया, अब आपका बारी है आपको अपने पढ़ाई पे बहुत फोकस करने का। जब जो भी प्रश्न हम करवा रहे हैं आपको गहनता पूर्वक उसको करने का। घर में एक कमरे में आप बंद हो जाओ और केवल उस एग्ज़ाम देने जाना, एग्ज़ाम दे के आना, फिर से आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करना। और इस कदर अपने आप को एक जगह सीमित कर लो। जो भी चीज़ें आपने कर रखी है, जो भी गलतियां या फिर जो भी जहाँ पे भी आपने पढ़ाई में अनदेखा कर दिया है, वो सबको त्याग दो। अभी आप आज में और अभी में पढ़ाई करना शुरू कर दो। अभी भी समय, अभी भी वो अक्सर आप लोग कहते हैं ना, वो हम पहले भी बताए हैं कि रिवीजन से डिवीजन बदलता है। तो जितना आप रिवीजन करोगे, जितना पढ़ लिया आप उसी का रिवीजन कर लो। और हम जितना करवा रहे हैं उसका तो बारीकी से कर ही लो, क्योंकि एक एक चीज़ों को यहाँ पे विश्लेषण के साथ बताया जाता है सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो आगे फिर से हम लोग आपके लिए लेके आते रहेंगे प्रश्न। और ये आपकी जो काजल मैम है, ये तो आपके लिए प्रश्न लेके आती रही है। आगे भी ऐसे ही हम आते रहेंगे प्रश्नों को लेके। आप लोग इसी तरह से मेरा सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।